हेलो गाइस, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं सुरेश कुमार आपको पढ़ा रहा था आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में इससे पहले हमने आपको डच का भारत में आगमन, पुर्तगालियों का भारत में आगमन और अंग्रेज़ों का भारत में आगमन किस प्रकार हुआ और उन्होंने सूरत, मद्रास और बम्बई में किस तरह उन्होंने अधिकार किया, इसका वर्णन हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। आप सब लोग कृपया उन वीडियो को अवश्य देख लेना ताकि आपको सही समझ इतिहास की हो सके और फैक्ट टू फैक्ट आप अपने इस ज्ञान को, इतिहास से संबंधित जो आपको समस्याएं रहती हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में आत्मसात कर सकें ताकि किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी समस्या ना हो, हर प्रकार का प्रश्न आसानी से आप दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करना ताकि आपको सही समझ आ सके इतिहास की और आपको जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं उन सारे फैक्टों को हमने एज ए नोट्स की तरह आपको बताने का प्रयास किया और कहानी भी साथ में लेकर चलते हैं। इसका नोट्स भी आप तैयार कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, एक बार वॉच करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो नए वीडियो अपलोड हों और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको अपलोड हों, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएँ। लाइक शेयर वश करना। आगे चलते हैं। बंगाल यानी उन्होंने, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले, पुनः हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ये भारत है। भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में सूरत में एक कारखाना खोला था। फिर उन्होंने 1639 ईस्वी में जो मद्रास था उसको पट्टे पर प्राप्त किया था और बम्बई जो था 1668 में उसको भी अपने अधीन कर लिया था। अब बारी आई थी कलकत्ता की। कलकत्ता यानी बंगाल, ये बंगाल क्षेत्र उस समय बहुत मशहूर था, इसकी हम चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। आइए चलते हैं। बंगाल यानी कलकत्ता में किस प्रकार उन्होंने अधिकार अपना व्यापार किया। चलिए, तो बंगाल या कलकत्ता की जब बात करते हैं तो ब्रिटिश कंपनी ने किस प्रकार अपना अधिकार, इस पर आधिपत्य या इस पर व्यापार करना प्रारंभ किया, कैसे इस पर अधिकार किया। आइए चलते हैं। तो 1651 ईस्वी में, हमने आपको इससे पहले जिक्र किया था, 1651 ईस्वी में ब्रिटिश लोग जो हैं बंगाल में हुगली में एक फैक्ट्री खोली जो बंगाल की पहली फैक्ट्री थी। तो आप समझ रहे हैं कि धीरे धीरे वो पूरे भारत में अपना साम्राज्य, अपने व्यापार को बढ़ाते जा रहे हैं। ब्रिटिश कंपनी जो है भारत में व्यापार बढ़ा रही है। ये अंग्रेज़ों का जो आगमन है भारत, उसमें ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक भाग हम पढ़ा चुके, उसे भी वॉच कर लेना। तो पहली फैक्ट्री बंगाल में उन्होंने खोली, कहाँ पर? हुगली में। जब हुगली में उन्होंने फैक्ट्री खोली तो उस समय जो शासन था शाहजहाँ का था। उसके बाद मुग़ल बादशाह जो 1658 ईस्वी में औरंगजेब बनता है। अब औरंगजेब बनता है तो आपको यहाँ थोड़ा औरंगजेब के बारे में ही पढ़ना होगा कि उस समय जो औरंगजेब था वो विस्तारवादी नीति का था और आक्रामक स्वभाव का था, इसलिए अपने भारत को विस्तार में कर रहा था, अपने साम्राज्य को। और मुग़ल बादशाह जो औरंगजेब था उसी के शासन में सब कुछ पूरे भारत का अंडर में कार्य, बंगाल भी उसी में आता था। यहाँ से बात समझनी, 1658 में जो औरंगजेब बनता है तो यहाँ पर औरंगजेब अंग्रेज़ों का बड़ा अच्छा संबंध था। तो यहाँ पर जब वहाँ मुग़ल सल्तनत के जब अधिकारी अंग्रेज़ों से कर बंगाल में लेने जाते थे तो वो थोड़ा आनाकानी करते थे, देने में थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं देते थे, ये भी एक समस्या थी। और दूसरा कारण एक और था कि इसका अच्छा संबंध था अंग्रेज़ों से औरंगजेब का। ये कारण होने के नाते 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर दिया और फरमान में ये लिखा था कि अंग्रेज़ों को कर के लिए किसी भी प्रकार से उनको परेशान ना किया जाए, अर्थात वो कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, इसकी उन्होंने घोषणा कर दी, फरमान जारी कर दिया। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि 1680 ईस्वी के फरमान में कि औरंगजेब ने कहा कि अंग्रेज़ों को जजिया कर देना होगा। अब जजिया कर देना होगा यानी कर से तो मुक्त कर दिया, लेकिन जजिया कर लगा दिया इनके ऊपर। अब ये जजिया कर क्या है, कुछ सेकंड में समझ लेते हैं। जजिया कर वो कर होता है जो गैर मुस्लिम पर लगाया जाता है, यानी मुस्लिम जो ना हो उसके अतिरिक्त जो भी हो उस पर जो कर लगाया जाता था उसे जजिया कर कहा था। इस प्रकार अंग्रेज़ों पर भी जजिया कर लगा दिया गया। अब अंग्रेज़ों ने 1686 ईस्वी में यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे थे। 1686 ईस्वी में क्या हुआ, उन्होंने हुगली को लूटने का कार्य किया, यानी हुगली को लूटा। तो जब लूटा तो औरंगजेब को जब पता चला तो औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया।
जब वो हुगली को लूट रहे थे, अंग्रेजों को परास्त कर दिया और उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया औरंगजेब ने। वो भाग कर गए और फीवर द्वीप पर जाकर पहुंचे, अपनी जान बचाकर भागे, क्योंकि औरंगजेब बड़ा ही आक्रामक स्वभाव का था और वो किसी भी तरह अपने क्षेत्र में कोई भी समस्या बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अंग्रेजों को परास्त किया और उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया और वो लोग भागकर फीवर द्वीप पर पहुंचे। फीवर द्वीप पर कई दिनों तक वो रुके। बाद में एक अंग्रेज अधिकारी जो दूसरा था, जॉब चार्नाक था, उसने मुगल यानी औरंगजेब से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगी जब, तब उसके बाद बंगाल में अंग्रेजों की पुनः वापसी हुई। जॉब चार्नाक ने सबसे पहले माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद अंग्रेजों का पुनः बंगाल में आगमन हो पाया। अब जब पुनः आगमन हो पाया तो अंग्रेज ये फिर समझने लगे कि एक बार औरंगजेब आ गया, वो पूरे मुगल सल्तनत बड़ा साम्राज्य है, उसको संभालते हैं, बार बार यहाँ तो इनको आना नहीं है। और दूसरी बार अंग्रेजों ने फिर गलती कर दी। जब दूसरी बार फिर अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो मुगल बंदरगाह जो थी बंगाल में, उस पर उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। कहा कि इसको हम ले लेंगे और यहीं से अपना व्यापार हम बढ़ाएंगे। लेकिन इसको जानकारी फिर मिलती है तो फिर इनको परास्त करता है और भागने के लिए मजबूर कर देता है। अंततः अंग्रेज फिर भागते हैं और भागने के बाद जब ये भागते हैं तो इनको एक अगला दूसरा अंग्रेज अधिकारी होता जॉन चाइल्ड, जो पुनः एक बार माफ़ी मांगता है मुगल से यानी औरंगजेब से और अंग्रेज़ों की पुनः वापसी होती है बंगाल में। तो इस प्रकार दो गलतियां हो चुकी थी अंग्रेज़ों के माध्यम से और उन अंग्रेज़ों के माध्यम से गलतियां बार बार माफ़ी मांगने से वो बच जाते थे। अब इनकी अंग्रेज़ों की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह हम अपने व्यापार को बढ़ाएं और कैसे यहाँ पर आधिपत्य हासिल करें। तो यहाँ पर आगे घटना घटती चली गई। बंगाल के एक वर्धमान क्षेत्र है, वर्धमान क्षेत्र के जो जमींदार होते हैं वो जमींदार ने क्या कर दिया, बंगाल में वर्धमान के जमींदार ने विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए उधर जो है लग गए कि इस विद्रोह को दमन कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। और जब समाप्त तो अधिकारी सारे उधर लग गए मुगल के, और इसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1690 ईस्वी में सूतानाती में बंगाल की दूसरी फैक्ट्री खोल दी। यानी पहली फैक्ट्री आपने देखी थी हुगली में खोली गई थी 1651 ईस्वी में, और दूसरी फैक्ट्री जो है बंगाल में सूतानाती में खोली गई। तो इस प्रकार आप देखेंगे बंगाल की दूसरी फैक्ट्री जो है 1690 ईस्वी में सूतानाती में खोली गई। इसको आप क्रम वाइज कहानी वाइज आप सुनते जाइए और फैक्ट टू फैक्ट सुनते जाइए और इन सारी बातों को आप लिख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास को आप याद नहीं कर सकते हैं, उसको समझा जा सकता है। तो समझ कर आप इसे याद करिए ताकि आप एक बार ये आप जो हम लिखवा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कहानी के माध्यम से, ये सुनते रहिए, प्लस ये आप लिखते भी रहिए और दोबारा एक बार इसको और रिवाइज कर लेना। आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी कि आपके इससे प्रश्न नहीं याद होते हैं। और हम आपको क्रमवार पढ़ा रहे हैं, जो भी घटनाएं बीच में पड़ती हैं अंग्रेज़ों के रास्ते में वो हम सारी क्रम से आपको बताते चल रहे हैं। आगे चलते हैं। अब बंगाल के सूबेदार, आगे की घटना है, अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे थे, दूसरी फैक्ट्री भी उन्होंने खोल ली। सूतानाती भी में भी व्यापार करने लगे। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान बंगाल के सूबेदार थे और 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इनसे मिला और अंग्रेज़ों ने 1200 रुपये में सूतानाती पहले से ही व्यापार कर रहे थे, कालिकाता, गोविंदपुर, इन 3 जगह की 1200 रुपये में जमींदारी प्राप्त कर ली। किससे? अजीम उस शान से। ध्यान देना, बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से सन 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सूतानाती, कालकाता, गोविंदपुर 3 स्थानों की 1200 रुपये में जमींदारी प्राप्त कर ली। अब अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था अधिकारी? तो जॉब चार्नाक। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अंग्रेज़ों ने जब इसकी जमींदारी प्राप्त करी तो उस समय अधिकारी कौन था? जॉब चार्नाक ने जमींदारी प्राप्त की थी। तो याद रखना, सूतानाती, कालकाता, गोविंदपुर, यही कालकाता आगे चलकर कलकत्ता बनता है। अब 1697 से 1700 ईस्वी तक सूतानाती, कालकाता, गोविंदपुर
में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। यानी इन तीनों को मिलाकर एक फोर्ट विलियम की स्थापना की गई 1700 ईस्वी में, और यही जो है कलकत्ता शहर के रूप में आगे बना। तो यहाँ पर आपको समझना है, चार्ल्स आयर बंगाल में फोर्ट विलियम जो बनाया गया, इस फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट जो बने थे वो चार्ल्स आयर बने थे। चार्ल्स आयर जो थे फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने थे, और इन्होंने ही इसे सबसे पहले प्रथम प्रेसिडेंट नगर घोषित किया। किसको? फोर्ट विलियम को प्रथम प्रेसिडेंट नगर घोषित कर दिया। तो यहाँ तक घटना पहुँचती है। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ी घटना आपको बताने का प्रयास करते हैं। मुगल सल्तनत में जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती, ध्यान रखना जब हम मुगल सल्तनत पढ़ाएंगे तो मुगल के बारे में भी बहुत सारी विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं। 1707 ईस्वी में जब मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु होती, तो उसके बाद उसका पुत्र जो बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह प्रथम जो है वो बनता है उत्तर मुगल का पहला शासक। उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर जब उस समय बनता है, मुगल सल्तनत का बादशाह जब होता है, सम्राट होता है, तो उस समय 1717 ईस्वी की एक घटना है, आपको हम यहाँ पर सीधे लेकर चलते हैं। फर्रुखसियर 1717 में गंभीर रूप से घायल होता है, बीमार हो जाता है, इसको एक फोड़ा हो जाता है, फोड़ा टाइप का, और जिसका बहुत इलाज करवाता है लेकिन वो ठीक नहीं होता है। इसकी सूचना बंगाल में रहने वाले अंग्रेज़ों को पता चलती है, और अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ों ने एक महान डॉक्टर थे डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, उनको लेकर जाते हैं। उनकी सहायता से फर्रुखसियर को ठीक कर देते हैं, और ठीक भी हो जाता है। और जब फर्रुखसियर ठीक हो जाता है 1717 ईस्वी में, जिससे फर्रुखसियर को बहुत खुश होता है, और खुश होकर 1717 ईस्वी में ही 3000 रुपये में, यानी 3000 रुपये वार्षिक लेकर, वार्षिक नहीं 3000 रुपये सिर्फ अंग्रेजों ने दिए, और उसने क्या किया, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। बात को फिर से समझे कि 3000 रुपये में कर मुक्त बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे देता है फर्रुखसियर। और ये एक बहुत बड़ा फरमान जारी किया था फर्रुखसियर ने, जो अंग्रेजों के लिए एक देखा जाए एक द्वार जैसा खोल दिया था, और इसे ही दस्तक कहा जाता है। इसे ही ध्यान रखना, आगे के वीडियो में दस्तक शब्द प्रयोग होगा, तो इसे दस्तक कहा जाता है। फर्रुखसियर का अंग्रेजों को दिया गया दस्तक कहा जाता है, जहाँ पर ये भी बंगाल में किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना होगा, और इस दस्तक का प्रयोग करके वो व्यापार कर सकते थे। और इसे ही अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसे ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे फर्रुखसियर ने। तो यहाँ पर घटना समाप्त होती है। अब जरा बंगाल में हम चलते कि किस तरह बंगाल में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य हासिल किया और अपना व्यापार को और विशाल आगे से बढ़ाया। लेकिन तब तक वहाँ पर जो है ये कमज़ोर शासक थे उत्तर मुगल काल के, तो वहाँ पर कुछ नए राज्यों का भी विकास हो रहा था, जैसे बनारस में, जैसे हैदराबाद में। और यहीं पर घटना घटती है, क्योंकि अंग्रेज बंगाल में है। तो आइए चलते हैं बंगाल को समझते हैं कि बंगाल का उदय कैसे हुआ, और बंगाल के कैसे नवाब बने, और कैसे ये अलग एक साम्राज्य बना, वहाँ पर अंग्रेजों ने कैसे अपना व्यापार को बढ़ाया। तो हम समझते हैं आगे जो बंगाल का उदय, चूँकि हम आगे पहुँच रहे थे बंगाल में ही थे, थोड़ी सी घटना मुगल सल्तनत में थी। फर्रुखसियर से जो दस्तक प्राप्त हो गया था अंग्रेज़ों को, उस दस्तक का वो प्रयोग कर रहे थे। तब तक यहाँ पर बंगाल के जो नवाब हैं, वहाँ बंगाल के, यानी बंगाल एक नया साम्राज्य, अलग मुगल सल्तनत से हटकर अलग होकर एक नया साम्राज्य विकसित होता है, और यहाँ पर नवाबों का शासन होता है। यहाँ के जो राजा होते थे उनको नवाब कहा जाता था। तो आइए चलते, सबसे पहले हम बंगाल के नवाबों को क्रम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीधे चलते हैं कि ये अलग बंगाल साम्राज्य का कैसे विकास हुआ, उसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सभी नवाबों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो बंगाल का नवाब था वो मुर्शीद कुली खां था, ध्यान रखना, मुर्शीद कुली खान। दूसरा नवाब सुजाउद्दीन था, तीसरा सरफराज खान था, चौथा अलीवर्दी खान था।
तो आप ध्यान रखेंगे, पहला मुर्शीद कुली खां, दूसरा शुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज खान, चौथा अलीवर्दी खान। ये चार आप एक ग्रुप में बनाकर याद कर लेंगे। इसके चार जो है बाद में कौन से, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और मीर जाफ़र, ये 8 जो हैं जिनके बहुत सारे प्रश्न इनमें से आपके उठते हैं। और इसके बाद भी 3 जो हुए हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। आइए चलते हैं, तो ये कुछ और 3 हैं। तो नवा जो नवाब था वो नजमुद्दौला था, फिर सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। तो 3 और ये हैं। इस प्रकार टोटल देखे जाए तो 10 नवाब हुए, जिसमें से मीर जाफ़र 2 बार बना और टोटल 11 बार जो है यहाँ पर नवाब बने। तो इनको आप क्रम से पढ़ लेंगे सारी, 3 अलग कर लेंगे, पहले के 4 अलग, दूसरे 4 अलग और तीसरे ये जो हैं 3 जो अलग पढ़ लेंगे ताकि आपको याद रहे। आइए चलते हैं मुर्शीद कुली खां की ओर। तो मुर्शीद कुली खां जो था 1700 ईस्वी में जो है दीवान बंगाल का बनता है, यानी ये बंगाल का दीवान बनकर नियुक्त होता है। और बंगाल में दीवान के पद पर ये दीवानी वो करते जो वसूली का कार्य करते उसे दीवान कहते हैं। अब ये 1700 में बना, तो ये एक विस्तारवादी नीति का ये भी था, आक्रामक था, इसमें भी वो सारे गुण थे। तो इसने क्या किया, अपने एक अलग साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। और 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने सूबेदार की नियुक्त हो गया। अब देखो, इसको और अधिकार मिल गया और 1717 ईस्वी में मुगल सल्तनत के सम्राट ने मुर्शीद कुली खां को सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। यानी पहले दीवान था और उसके बाद ये सूबेदार बन गया। अब सूबेदार जब बनता है तो ये विस्तारवादी नीति, हमने आपको बताया था विस्तारवादी नीति का था। और 1719 ईस्वी में इस मुर्शीद कुली खां ने उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। तो ये एक बहुत बड़ा काम करता है कि 1719 में बंगाल में पूछा जाता, बंगाल कब मिलाएगा, बंगाल में उड़ीसा कब मिलाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे 1719 में। किसने मिलाया था, तो मुर्शीद कुली खान ने। और इसको आप लिख जरूर लेना। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको हम जो वीडियो अपलोड करें आपको प्राप्त होते रहें। और इसके साथ साथ आप लोग इसे लाइक जरूर कर लिया करें और शेयर किया करें, और साथ में कमेंट भी दिया करें कि कोई भी अगर समस्या रहती है आपको कोई भी, तो उसको हम सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, उससे कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य हो जाती हैं, तो उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फिर भी एक फैक्ट के तहत एक अच्छी किताब के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी गलतियां की संभावना फिलहाल कम है। तो 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां सूबेदार नियुक्त हुआ और 1719 में इसने उड़ीसा को जीत लिया और बंगाल में मिला लिया। और जब बंगाल में मिला लिया तो दूसरी घटना इसके साथ और घटती है, और क्या करता है, ये राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बना लेता है। यानी यहाँ से देखा जाए बंगाल जो था, बंगाल की राजधानी ढाका थी, जो कि आज की राजधानी बांग्लादेश की है। लेकिन तब जो, अगर तब के बंगाल की बात की जाए 18वीं शताब्दी के बंगाल की, तो उस बंगाल में बंगाल आता था और उड़ीसा जैसा कि मिला लिया गया। उड़ीसा के बाद देखा जाए जो पूरा बांग्लादेश है वो भी सब बंगाल में ही आता था। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सब जो है बंगाल में ही आते थे। तो बहुत बड़ा विस्तार था बंगाल का। आज के क्षेत्र में बंगाल और तब के क्षेत्र में बहुत बड़ा बंगाल था। तो उसने ढाका से मुर्शिदाबाद को राजधानी बना लिया। अब जब मुर्शिदाबाद बनाया, तो जब ये अपने आप को मुर्शिदाबाद में बनाया और ये एक नवाब के रूप में नियुक्त हो गया। मुर्शीद कुली खान के समय में 3 विद्रोह हुए। जब ये नवाब बना तो इसके विद्रोही भी उत्पन्न हो गए। तो ये इस विद्रोह से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो लिखा है सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। ये पहला विद्रोह होता है, 3 विद्रोही होते हैं। दूसरा है सुजात खान विद्रोह करते हैं, तीसरा है नजात खान। तो आप याद रखेंगे 5 नाम है 3 विद्रोह के। पहले में सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, और दूसरा जो था वो सुजात खान के द्वारा किया गया, और तीसरा जो है नजात खान। इन तीनों विद्रोहों को मुर्शीद कुली खां दमन कर देता है, इनको समाप्त कर देता है। और इन तीनों विद्रोहों को समाप्त करने के बाद, इनको हटाने के बाद किसी एक को जमींदारी दे देता है, और वो था रामजीवन। तो इस प्रकार 6 नाम इन विद्रोह से जुड़ जाएंगे। 5 विद्रोहियों को दमन करता है और 1 को नियुक्त करता है। तो लिखा है मुर्शीद कुली खां ने उक्त तीनों विद्रोहों को शांत करके तीनों विद्रोहियों की जमींदारी
रामजीवन को दे दी थी। तो ये रामजीवन को दे दी थी। अब रामजीवन को जब दे दी थी तो मुर्शीद कुली खान ने मुगल बादशाह जो उस समय मोहम्मद रंगीला थे के समय से बंगाल का अलग से नियंत्रण करना आरंभ कर। तो ये बात आती है कि जब ये नवाब बना था या अलग से नियंत्रण कब से इसने प्रारंभ किया था, तो आप ध्यान रखेंगे मोहम्मद रंगीला था उस समय से इसने मुर्शीद कुली खान ने बंगाल अलग हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाए बंगाल किस मुगल शासन के सम्राट के समय में अलग हुआ, तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। इस प्रकार देखा जाए वो अलग हो गया, किंतु एक हिस्सा राजस्व का मुगल बादशाह को भिजवाता रहता था। यानी अलग हो गया था, अलग शासन व्यवस्था यहाँ पर चलाता था मुर्शीद कुली खान, लेकिन समय समय पर उसको कर मुगल सल्तनत को भिजवाता रहता था, क्योंकि कभी ये मुगल सल्तनत का एक हिस्सा था। और इस प्रकार 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा 1700 ईस्वी में ये दीवान बना, 1717 ईस्वी में इसने क्या किया, ये सूबेदार नियुक्त हुआ, और 1719 ईस्वी में इसने उड़ीसा को अपने में मिला लिया। इस प्रकार कुछ घटनाएं घटी। उसके बाद 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके कोई पुत्र नहीं होता है योग्य, तो इस प्रकार मुगल ये जो आपका बंगाल का नवाब है वो दूसरा अगला जो नियुक्त होता है इसका दामाद। तो हमने बताया मुर्शीद कुली खां की 1727 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में अगला नवाब बनता है। तो शुजाउद्दीन जो था मुर्शीद कुली खां का दामाद था, और 1727 ईस्वी में ही बंगाल का दूसरा नवाब बनता है। तो 1727 ईस्वी बंगाल का दूसरा नवाब शुजाउद्दीन बनता है, और इसका शासन जो 1739 तक रहा। अब इसमें बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत सारे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर जो इनका इतिहास जानने के देखेंगे तो बहुत सारा आपके जो है पूरे किताब में सब लिखा है। तो हम उन फैक्ट्स को निकालने का प्रयास किए हैं जो आपके प्रश्न में पूछे गए हैं, जो जिनकी पूछने की संभावना है। तो आगे चलते हैं। तो 1733 ईस्वी में एक घटना घटती है, उसको आपको याद रखना है। बिहार का कार्यभार भी मोहम्मद शाह रंगीला ने शुजाउद्दीन को सौंप दिया, यानी बंगाल के नवाब जो थे उनको ही सौंप दिया। तो आपने यहाँ पर समझा कि सबसे पहले तो बिहार था, बंगाल था। अब बंगाल के बाद दूसरा जो है उड़ीसा को मिला लिया गया था। कब? आपने देखा था 1719 ईस्वी में। और यहाँ पर एक घटना और घटती है, जो बिहार है उस बिहार को भी 1733 ईस्वी में मिला ले। इस प्रकार ये पूरा बंगाल जो है इतना बड़ा बंगाल का क्षेत्र हो जाता है। इस प्रकार बंगाल ये शुजाउद्दीन के समय में बिहार को भी मिलाया गया, और उड़ीसा जो है मुर्शीद कुली खां ने किया था। इसके आगे चलते हैं। तो शुजाउद्दीन का एक पुत्र होता है इसके बाद, सरफराज खान। तो सरफराज खान जो है वो नवाब, तीसरा नवाब सरफराज खान नियुक्त होता है। तो शुजाउद्दीन के बाद इसका बेटा सरफराज खान जो है बंगाल का नवाब बनता है। और शुजाउद्दीन भी बहुत अधिक समय तक शासन नहीं करता है, नवाब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इसके समय में इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। शुजाउद्दीन के समय में, शुजाउद्दीन के समय में बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां था। अब अलीवर्दी खां बिल्कुल एक विस्तारवादी नीति का था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, एक शासन करना चाहता था। तो इसकी ये जो उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को देखते हुए जो है इसने क्या किया, 1740 ईस्वी में घेरिया यानी गिरिया नामक स्थान पर सरफराज से युद्ध किया, और युद्ध में सरफराज खान को पराजित किया, इसकी हत्या कर दी और स्वयं नवाब बन बैठा। तो आपको ध्यान रखना, पहले तो 3 नवाब हुए। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, उसके बाद आपका बना शुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज खान। अब अलीवर्दी खां जो बनता है वो अलग से बनता है, इसका कोई भी संबंध नहीं होता है पुराने नवाबों से। तो ये सूबेदार होता तो अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में नवाब बनता है, और नवाब के पद पर रहते हुए 1740 से 1756 तक अगर देखा जाए सबसे बड़ा कार्यकाल किसी का था तो अलीवर्दी खान का ही था नवाब के पद पर। तो यहाँ से एक भी प्रश्न ये भी बनता है, लिखा है अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में नवाब बना, जिसका सबसे अधिक कार्यकाल
था, यानी सबसे अधिक कार्यकाल इसी का था 1740 से 1756 ईस्वी तक। अलीवर्दी खान ने बंगाल का वैधानिक नवाब बनने के लिए 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को दिए। यानी अलीवर्दी खान जब बंगाल का नवाब बनता है तो ये चूंकि नवाब की हत्या करके बनता है, तो यहाँ पर हो सकता है वहाँ विद्रोह हो, कोई स्वीकार ना करे, अपनी ताकत से तो बन जाता है, क्यों ना अलग हो गया है बंगाल, लेकिन फिर भी मुगल बादशाह की सल्तनत के अंतर्गत ही आता था। इसलिए वैधानिक मुगल साम्राज्य बनने के लिए इसने मुगल सल्तनत को 2 करोड़ रुपए दिए और वैधानिकता प्राप्त की। इस प्रकार ये वैधानिक नवाब अलीवर्दी खां बन जाता है। तो इससे पहले जितने भी नवाब हुए, जैसे मुर्शीद कुली खां हुआ या शुजाउद्दीन हुआ, या इसके बाद आपका जो उसका पुत्र हुआ सरफराज खान, सब लोग मुगल सल्तनत को कर के रूप में एक भाग मुगल सल्तनत को भेजते रहते थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि 2 करोड़ रुपये उसने जो भिजवाया, उसके बाद एक भी रुपया नजराना या कर के रूप में मुगल सल्तनत को नहीं दिया। तो मुगल सल्तनत को एक भी कर के रूप में नहीं दिया। 2 करोड़ रुपये देने के बाद इसने 16 वर्ष के कार्यकाल में मुगलों को कोई भी कर नहीं दिया। तो इस प्रकार बंगाल पर जब कर नहीं दिया तो ये समझ गए कि मुगल से ये कट गया है, मुगल भी इसकी सहायता नहीं करेंगे क्योंकि कर नहीं देता है। इसका फायदा उठाकर मराठों ने जो है बंगाल पर आक्रमण कर दिया और अलीवर्दी खां को हराया। हराने के बाद मराठों ने क्या किया, उड़ीसा को अपने क्षेत्र में मिला लिया, यानी उड़ीसा इससे छिन जाता है। और यहाँ पर ही मराठों ने इसे नहीं छोड़ा। मराठों ने 2 प्रकार के कर लगाते थे जब किसी सल्तनत को जीतते थे। जब हम मराठा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल थोड़ा समझ लीजिए चौथ कर। चौथ कर का मतलब होता है जिस साम्राज्य को जीतते थे उसका 1/4 भाग ये अपने कर के रूप में लेते थे। तो बंगाल पर इन्होंने 1,20,000 यानी 1.20 लाख का जो है कर चौथ कर के रूप में इस पे लगा दिया अलीवर्दी खां पर। एक तो उड़ीसा चला गया, दूसरी बात चौथ कर भी लगा दिया मराठों ने, इस पर लगा दिया। इस प्रकार इसकी सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अब अलीवर्दी खां बहुत कमजोर हो गया था, जिसका फायदा अंग्रेज उठाते थे। कैसे उठाते थे? तो अंग्रेज इसलिए उठाते थे क्योंकि इसको मराठों ने अपने अधीन किया, उड़ीसा को छीन लिया, चौथकर लगा दिया, उधर मुगलों से भी इसको सहायता नहीं मिलनी थी। अब अंग्रेज इसी का फायदा, और ये प्रकरण आपका अंग्रेज ही चल रहा था, यानी ब्रिटिश कंपनी ही चल रही थी। ब्रिटिश कंपनी बंगाल पर किस प्रकार व्यापार करती, वही एक प्रकरण चल रहा था। आइए चलते हैं। तो इस प्रकार बंगाल में दस्तक का आप सही रूप से प्रयोग, जो फर्रुखसियन ने दस्तक दिया था उसका प्रयोग अब वो करने लगे थे अंग्रेज, और उसका नाजायज भी करते थे, खुद व्यापार करते थे। छोटे मोटे व्यापारी जो थे उनको भी अपने अंडर कर लेते थे और व्यापार उनसे कम कर लेकर व्यापार करवाते थे। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अब फोर्ट विलियम में भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी, क्योंकि फोर्ट विलियम जो था प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था, तो यहाँ पर भी अपनी सक्रियता, अपनी क्रियाविधि को बढ़ा दिया था। अलीवर्दी खां ने मुगल जब इतना सब देखा अंग्रेजों का यहाँ पर कि बंगाल में ये बिल्कुल अत्याचार जैसा कर रहे हैं, यानी व्यापार खुद तो करते दस्तक का प्रयोग करते हैं और साथ में अपने अंडर में जितने अन्य व्यापारी जो हमें कर देते हैं उनको भी अपने अंडर में लेते हैं। इस प्रकार दुरुपयोग होने लगा है दस्तक का। इस दुरुपयोग को पता जो है अलीवर्दी खां मुगल बादशाह को एक पत्र में लिख कर देता है कि ये दुष्प्रयोग कर रहे हैं और इसको समाप्त कर दीजिए, लेकिन मुगल बादशाह वहाँ से कोई पत्र उसका जवाब नहीं देते हैं। इस प्रकार वो दस्तक का प्रयोग अंग्रेज करते रहते हैं। तो जब करते रहते हैं तो अलीवर्दी खां एक बात समझ गया था, यहाँ से आपको समझना है, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। एक कोटेशन कहता है कि अंग्रेजों के प्रति कि अलीवर्दी खां ने कहा कि अंग्रेजों को मधुमक्खी का छत्ता कहा। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को मधुमक्खी का छत्ता कहा। उसने ये कहा कि यदि अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते की भांति हैं, ये इनको छेड़ोगे तो आपको काट लेंगी और आपको समाप्त कर सकती हैं, और यदि इनको आप छेड़ोगे नहीं तो ये आपको शहद देंगी। तो इस प्रकार इस बात को समझता था, इसलिए वो कभी इसको छेड़ने का प्रयास नहीं करता था। अलीवर्दी खां 1756 ईस्वी में मृत्यु हो जाती। इसका कोई भी पुत्र नहीं था, लेकिन 3 पुत्रियां थीं। उन 3 पुत्रियों में सबसे जो छोटी उसकी पुत्री थी उसका नाती, यानी इसका नाती जो होता है उसका पुत्र, इसकी छोटी बिटिया का सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है। तो आगे हम आपको लेकर चलेंगे। सिराजुद्दौला
और सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे हम इसके फिर पढ़ाएंगे प्लासी का युद्ध। तो प्लीज़ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर लाइक अवश्य करना। और आपको हम एक समझ विकसित करने के लिए आपको करते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।